प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम कुंडली कैसे देखते हैं। कुंडली देखते समय ध्यान में आने वाले आवश्यक तथ्यों और बिंदुओं पर हम क्रमशः चर्चा करते हैं। इससे पहले कि आप यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको स्पर्श करके सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को दबा करके दबा दें ताकि अगले आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ संदेह होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि हमने ये नोट बनाया हुआ है, इसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जो हमारा नोट है हमारे व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास में जो मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ और उसके आधार पर जो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं उसी के अनुरूप हमने इन आवश्यक सूत्रों को नोट किया हुआ है और बता रहा हूँ। पराशर होरा शास्त्र मंत्र और मंत्रेश्वर जी की फल दीपिका और मानसागरी के आधार पर यह नोट है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो किसी भी कुंडली को देखना है, चाहे अपनी हो और चाहे किसी जातक की देख रहे हो, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम लग्न को नोट करिए। देखिए लग्न क्या है, लग्न का अंश क्या है, लग्नेश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है और लग्नेश का अंश क्या है, लग्नेश की राशि कौन सी है, लग्नेश किन के प्रभाव में है, शुभ ग्रह के अथवा अशुभ ग्रहों के, अष्टमेश के, द्वादशेश के अथवा षष्ठेश के, किन के प्रभाव में, अर्थात लग्न और लग्नेश देख लिया। उसके बाद से तुरंत चलित कुंडली को देख लेना है। चलित कुंडली इसलिए देखना है कि उससे भाव स्पष्ट हो जाता है। ग्रह लग्न कुंडली में दिख तो रहे हैं, लेकिन यदि लग्न का मान 2 अंश है, 5 अंश है, 8 अंश है, तो भाव चलित कुंडली जब बनेगी तो ग्रह एक एक खाना पीछे सरकते जाएंगे। अथवा लग्न का मान जो है 15 अंश से ऊपर चला जाएगा, 20 अंश, 25 अंश, 28 अंश होता जाएगा, तो ये जो ग्रह जो है अगले भाव में इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ग्रह दिखेंगे तो लग्न कुंडली में कहीं और, परंतु चलित कुंडली में उनका जो भाव होगा वो बदल जाएगा, एक खाना आगे अथवा एक खाना पीछे हो सकता है। तो इसीलिए चलित कुंडली भी देखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों के वास्तविक भाव स्पष्टी हो जाएगी। और उसके बाद से हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, तो चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, और चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, कौन है, चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, चंद्रमा के आगे चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह है या नहीं, जिसको कि हम केमद्रुम दुर्योग कहते हैं, उसको अवश्य चेक करेंगे कि ऐसा है या नहीं। और यदि केमद्रुम दुर्योग बन रहा है तो क्या वो भंग हो रहा है या नहीं, चंद्रमा पे किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह की युति है, ये डिसाइड करने। उसके बाद चंद्र राशि का स्वामी जो बनता है, जिसे हम चंद्र लग्नेश कहते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उसके बलाबल के आधार पे चंद्रमा का जो है फल का प्रभाव जो है डिसाइड होगा, तो उसे भी देख लेना है। उसके बाद से हम नवांश कुंडली को देख लेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली और चलित कुंडली में ग्रह जहाँ गया है तो वो देख लेना है कि नवांश कुंडली में किस राशि के नवांश में गया हुआ है। इससे भी ग्रहों कि जो है स्वरूप का पता लगेगा कि ग्रह कैसा बिहेव करेगा। उदाहरण के तौर पे यदि लग्न कुंडली में उच्च का है परंतु नवांश कुंडली में यदि वह नीच का हो जा रहा है, दुस्थान भाव में चला गया है, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, शुभ प्रभाव। ग्रह जो है लग्न कुंडली में नीच का है, नवांश कुंडली में उच्च का हो जा रहा है, तो उसका प्रभाव में जो बहुत अधिक कमी दिख रही थी शुभ परिणामों में, तो वो थोड़े से शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए नवांश का विशेष महत्व है। षडबल निकालते समय भी नवांश का विशेष महत्व है। तो अब तो सॉफ्टवेयर है, षडबल निकाला हुआ बहुत सारे सॉफ्टवेयरों में आ गया है, ऐसे सॉफ्टवेयरों का भी उपयोग आप करेंगे जिसमें षडबल निकाला हुआ मिल जाए। उसके बाद से आप देखेंगे
कि जन्मकालीन दशा, उससे भी पहले देख लीजिए सूर्य को, सूर्य सन कहाँ पे हैं, अर्थात किस राशि में हैं, किस भाव में बैठे हैं, सूर्य के आगे और पीछे कोई ग्रह है या नहीं है। क्योंकि यदि सूर्य अकेला हो जाएगा, सूर्य जो है पीड़ित हो जाएगा, तो आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। और पराशर होरा शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि कुंडली विवेचन करते समय सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें नंबर 1 प्राथमिकता है लग्न कुंडली, नंबर 2 प्राथमिकता है चंद्र कुंडली, नंबर 3 प्राथमिकता है सूर्य कुंडली। उसके बाद तीनों का सारांश लेकर के फल कथन करना चाहिए, इसीलिए सूर्य को भी देख लेना है। उसके बाद से आएंगे तो सर्वाष्टक वर्ग निकाला हुआ होगा, उसे भी देख लेंगे। सर्वाष्टक वर्ग में सभी भावों में कितने कितने बिंदु दिए गए हैं यह लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका फल कथन में गोचर में बहुत बड़ी, व्यापक और अचूक भूमिका होती है। उसके बाद देख लेंगे कि जन्मकालीन दशा क्या है, अर्थात जब जातक इस धरती पे आया, माँ के पेट से बाहर आया, जब पैदा हुआ, तो जन्म का जो दशा उस समय चल वो क्या है। क्या शुरू में ही उसको गुरु की दशा मिल गई, अथवा शनि की दशा मिल गई, राहु की दशा मिल गई, अथवा केतु की दशा मिल गई। वो किन नक्षत्रों में है, जो पंचक नक्षत्र हैं, कहीं उन नक्षत्रों में तो नहीं आया हुआ है, और साथ ही अष्टमेश की दशा में तो नहीं उत्पन्न हुआ है। तो यदि अष्टमेश की दशा में उत्पन्न हुआ है तो जातक शुरू में ही बीमार पड़ता रहेगा, और उसकी जो बॉडी की ग्रोथ है, उसके माइंड की जो ग्रोथ है, वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगी। और जो जन्म से लेकर के 6 महीना और साल भर 2 साल जो प्रभाव पड़ जाएगा, वो जीवन भर शरीर, मन और बुद्धि पे प्रभाव रहता है। और यदि कुंडली में बहुत अच्छे सुयोग हों, बड़े बड़े योग हों, महापुरुष योग हों, वो भी अच्छे मात्रा में फल नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जातक को अष्टमेश की दशा में पैदाइशी है, अष्टमेश बलहीन है, और लग्न भी बहुत अच्छा प्रभाव में नहीं है, और जातक की जन्म कुंडली में रोचक महापुरुष योग बना हुआ है, तो शुरू में ही यदि अष्टमेश की दशा आ गई और अष्टमेश बलहीन है, तो जातक शुरू में ही शारीरिक रूप से काफ़ी बीमार हो सकता है। अब उसके बाद से जातक बच गया, आगे जा कर के उसको जो रोचक महापुरुष योग के फल मिलने हैं, तो वो अच्छे परिमाण में मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर जातक का उतना मजबूत होगा ही नहीं। और रोचक महापुरुष के जो कारकत्व हैं, मिलिट्री है, सेना है, फोर्स है, युद्ध है, मंगल से, वो नहीं प्रभावी हो पाएगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है जन्मकालीन दशाओं को देख लेना। उसके बाद आता है कि ग्रहों के षड्बल, ग्रहों का षड्बल अति अनिवार्य है देख लेना। बगैर षड्बल के ये निर्धारण हो ही नहीं पाएगा कि ग्रह का कैसा बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार करेगा कुंडली में। योग कारक ग्रह भी यदि षड्बल में बहुत कमज़ोर है तो वह बुरा परिणाम देने लग जाएगा, और अकारक ग्रह भी यदि षड्बल में काफ़ी बलवान है और अष्टमेश नहीं है तो वो अच्छा फल कर जाएगा, उतना बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए षड्बल को अवश्य देख लेना है। और सबसे पहले ये देख लेना है कि अब षड्बल में भी कौन सबसे बली है। तो षड्बल में क्रमशः 1, 5, 9 यदि सबसे अधिक बली है तो कुंडली उतनी ही अच्छी कही जाएगी, और यदि अष्टमेश बली है, जातक जीवन भर बाधाओं में पड़ा रहता है। अन्य है, ये बात की वीडियो में आएगा, ये प्रकरण नहीं है। प्रकरण में बस इतना ही चलिए कि षड्बल की अनिवार्य भूमिका है ग्रहों के स्वरूप के संबंध में। उसके बाद आते हैं गोचर को। गोचर भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान के चलिए 25 से 30%। कई बार तो जातक की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और गोचर में यदि अष्टम राहु चल रहा है, राहु और शनि का षडाष्टक बना हुआ है, और थोड़ी सी कहीं प्रत्यंतर दशा वगैरह में आ गई, एक ग्रह की भी खराब, और गोचर में राहु और शनि का षडाष्टक बना हुआ है, राहु अष्टम में है, अब ये कहीं न कहीं अपना करामात दिखा जाएगा। लाख
शनि पूर्ण योगकारी ग्रह हो, उसी की दशा चल रही हो, और कहीं राहु गोचर में बुरे स्थान में चला गया, बुरा परिणाम मिल सकता है। तो इसलिए भी गोचर को देख लेना अनिवार्य है। कई बार कुंडली में सारे ग्रह अच्छे पोजीशन में रहते हैं और गोचर में यदि अच्छा पोजीशन नहीं रहती है तो बुरे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो जातक का जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को देख करके गोचर को भी डिसाइड कर लेना। और वर्तमान दशा, तो वर्तमान जो दशा है वो मुख्य है, उसी से संबंधित जातक का प्रश्न भी आना है। तो दशा देखेंगे और तुरंत गोचर भी देख लेंगे कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है गोचर में वो कैसा है। तो यदि इस समय उसकी दशा है गोचर में वो अच्छा जा रहा है तो अच्छा ही फल करेगा, यदि उसकी दशा चल रही है गोचर में बुरा जा रहा है तो वो और बुरा फल करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु रहे जिनका कुंडली विवेचन करते समय ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि कुंडली विश्लेषण करते समय आपको जितने सूत्र पढ़े हैं उन सारे सूत्रों का बहुत ही तीव्र गति से उपयोग करना है और इंटेलिजेंटली उपयोग करना है, साथ ही सहानुभूति के साथ उपयोग करना है, संवेदनशीलता के साथ उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया, क्योंकि जो जातक आपके पास पत्रिका दिखाने आया है वो बहुत परेशान होकर के ही आता है, क्योंकि जिसकी कुंडली ठीक ठाक चल रही होती है, समय अच्छा चल रहा होता है। तो हमारे तो अनुभव में यही आया है कि समय ठीक ठाक चल रहा होता है तो कोई ज्योतिषियों वगैरह के पास नहीं जाता है और वो बस ज्योतिष को, अध्यात्म विद्या को बुरा ही बुरा मानता है, कहता है ये सब क्या होता है। लेकिन जब वो बुरे समयों के से गुजरता है और हर जगह थपेड़े खाता है, बीमारी चापती है, परेशानियां चापती हैं, अच्छे पदों पे है तो फिर कहीं परेशानियों में घिरता है, स्कैंडल में फंसता है, तब जा कर के चारों ओर से चक्कर लगाने के बाद तब कहीं न कहीं वो ज्योतिषियों के चक्कर में आता है। अथवा जो वो लोग आते हैं जो बहुत ही सिंसियर हैं, जिनका धर्म त्रिकोण बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है और वो और अच्छा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चलो हमने जो अनुभव लिया है हमारे संतानों में अथवा हमारे जो परिचित हित मित्र रिश्तेदार हैं, चलो इनके आगे समस्या न आए इसलिए पहले से ही इलाज करा लेते हैं। तो ये इस समय जो बहुत अधिक प्रचार आदि हो गया है, इसके कारण कुछ लोगों में जागृति भी आई है। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। मान के हमने तो यही पाया है कि 10% लोग ही ऐसे आते हैं जो श्रद्धापूर्वक पहले से ही आगे ऐसी समस्या न हो, क्या कमी है इसका हम आज ही इलाज कर लें, इसका आज ही उपाय कर लें और क्या कौन सा रत्न वगैरह पहन लें, क्या कर लें ताकि हम और आगे बढ़ जाएं, वो लोग आते हैं। अधिकतर तो वही लोग आते हैं जिनके पास समस्या होती है, वो ज्योतिषियों को ढूंढते हैं। तो सहानुभूति के साथ और संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। बेचारे बहुत परेशान लोग हो करके आते हैं, आपसे उम्मीद लेकर के आते हैं, ठीक है पैसा भरपूर लीजिए, जितना ले सकते हैं लीजिए, लेकिन गलत मत बताइए और गलत न बताइए। उसके लिए आपके अंदर ये सहानुभूति दिमाग में होना चाहिए। और दिमाग को अच्छे प्रकार से कार्य करने के लिए आपको गणितीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। जिस प्रकार से गणित के सूत्रों कहाँ कौन सा सूत्र अप्लाई होगा और कहाँ कौन सा सूत्र अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि परस्पर विरोधी सूत्र आ करके खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे अब ये निर्णय लेना होगा कि क्या करें। जैसे अब अष्टमेश जिस भाव में जाएगा उसकी हानि करेगा। अब अष्टमेश गुरु है, अब गुरु चला गया केंद्र में, तब कह देंगे हाँ अब क्या डिसाइड करेंगे। तो अब बेसिक पे आपको जाना होगा और ये जानना होगा कि जो ग्रह है पहले वो ग्रह है, उसके बाद वो भावेश है, और गुरु जो है सर्वाधिक शुभ ग्रह है। तो गुरु अष्टमेश होके जाता भी है तो गुरु उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि शनि अष्टमेश होकर के किसी भाव में चला गया और साहचर्य का नियम नहीं लगा तो वो बहुत नुकसान कर जाएगा। मंगल अष्टमेश होकर के जाएगा तो बहुत नुकसान कर जाएगा। तो आप देखिए यहीं पे एक ही सूत्र है कि अष्टमेश जिस भाव में जाएगा उस भाव की हानि करेगा। लेकिन अब यहीं पे आ गया गुरु अष्टमेश होकर के जा रहा है। जैसे वृष लग्न की मान लीजिए कुंडली हो गई, गुरु अष्टमेश हो गया, अष्टमेश हो, अब गुरु चला गया जाके दशम कुंभ का हो गया। अब क्या करिएगा, गुरु की दशा केंद्र में है, गुरु बलवान हो गया, षडबल में बल यदि पा गया, एक से अधिक अनुपात में उसको बल मिल गए तो गुरु की दशा में पौ 12 हो सकता है। और
वहाँ सूत्र लग जाएगा कि यदि शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी न हो तो अपनी दशाओं में अच्छा फल दे देते हैं यदि उनके पास अच्छा बल है तो, क्योंकि नैसर्गिक कारकत्व तो गुरु के बहुत अच्छे हैं। 5 भावों का कारक है तो वो तो उसे फल करना ही करना है। भावेश का फल बाद में करेगा, नैसर्गिक कारकत्वों का फल वो पहले करेगा। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है कि किन सिद्धांतों को लगाना है, किन सिद्धांतों को नहीं लगाना है। ये बार बार अध्ययन से और अभ्यास से यह पुष्ट होगा। नीयत भी साफ रहनी चाहिए। तो ये रहे, अब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।